हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2। इस सीरीज में हम साइंस पैडागोजी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारा जो है डे दैट इज थर्ड डे। 2 लेक्चर इससे पहले हम कर चुके हैं। नेचर ऑफ साइंस हमारा हो चुका है, सेकंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस भी हम कर चुके हैं। आज का जो थर्ड लेक्चर है दैट इज टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस। ठीक है, तो इनमें से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी आपके साइंस पैडागोजी के टॉपिक हैं वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे अलोंग विद देयर PYQs, और 9 से 10 टॉपिक है। और जब ये टॉपिक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगा लिया करेंगे पैडागोजी के। ठीक है, साइंस सीरीज का जो एक सीरीज चल रही है आपकी, उसमें भी 5-6 टॉपिक और रह रहे हैं। आपका साइंस का सिलेबस जो थ्योरी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, वहां भी फिर हम प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे थ्योरी के, प्लस पैडागोजी के भी अलग से हम प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए, तो अराउंड 9 to 10 मेथड्स हैं, टोटल 10 मेथड्स हैं एक्चुअली। टीचिंग मेथड जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, टोटल 10 मेथड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इनके क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे। एक बार आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ। देखो, इस तरह से सारे मेथड्स हैं, अलग अलग कर लेंगे 10 मेथड्स। उसके बाद फिर इनके PYQs जितने भी आए हुए इस टॉपिक से रिलेटेड वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आई होप वॉइस का कोई इशू नहीं आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई इशू हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो मुझे एक बार कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड। आज मेरा थोड़ा गला भी खराब है तो शायद हो सकता है थोड़ी कम आवाज आए आपको, बाकी मैं अपनी तरफ से तो काफी जोर से ही बोल रही हूँ। ओके चलिए ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10 मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से फर्स्ट मेथड है लेक्चर मेथड। ठीक है, ये सारे मेथड्स आपने पैडागोजी में भी पढ़े हुए हैं, तो सेम वही मेथड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है ना, टीचर आता है क्लास में, ठीक है, लेक्चर देगा, बुक निकालेगा, बुक से रीडिंग करना शुरू करेगा, लेक्चर करेगा, बच्चे को समझाएगा। बच्चा क्या कर रहा है इसमें, पैसिवली बच्चा सिर्फ सुन रहा है ना, बच्चा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो जस्ट सुन रहा है। टीचर जो भी कह रहा है वो उसको सुन रहा है, ठीक है, परसीव कर रहा है उसको, बट वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उस चीज में। ठीक है, उसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा जो है ना पैसिव होता है इसमें लेक्चर मेथड में। बच्चे को हमें कैसे रखना है, बच्चा जो है क्लास में एक्टिव रहना चाहिए। तो लेक्चर मेथड में बच्चा क्लास में एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। और ये वाला जो मेथड है ना, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। जबकि हमें पता है कि हमें बच्चे को सेंटर में रखना है। जो क्लास होनी चाहिए दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड। क्लास जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चे को हमें चाइल्ड को हमें सेंटर में रखना है, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, एंगेज्ड होना चाहिए, है ना। बट इन दिस मेथड, लेक्चर मेथड, बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो पैसिव है, पैसिव लिसनर है ओनली। ठीक है, तो दिस मेथड इज टीचर सेंटर्ड मेथड। और ये मेथड इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता। पहले के टाइम में इस मेथड को मतलब अच्छा माना जाता था पहले के टाइम में, बट अब जैसे जैसे जो टाइम आगे बढ़ रहा है तो इस मेथड को हम सही मेथड नहीं मानते, क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि बच्चा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लास में, बल्कि इसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो पैसिव लिसनर है, वो बस सुन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, टीचर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट वर्बली टू द स्टूडेंट्स, और वो न्यू टॉपिक्स जो है, थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, वो बच्चे को समझा रही है। इसका एडवांटेज ये होता है कि सिलेबस जो है ना जल्दी कंप्लीट हो जाता है। बट हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमें जो भी बच्चे को पढ़ाना है, हम चाहते हैं बच्चा उसको अच्छे से सीखे, उसको अपनी रियल लाइफ में यूज करे। ठीक है, इस तरह से हमें बच्चे को प्रिपेयर करना है। तो दिस मेथड इज नॉट अ गुड मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड है सेकंड मेथड, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या है, टीचर बच्चे को परफॉर्म करके दिखाएगा, डेमो देगा। कोई भी एक्टिविटी करा के करनी है तो टीचर जो है बच्चे को दिखा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि इस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने क्लास में एक एक्टिविटी कराई, दैट हाउ ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, एक कैंडल ली, ठीक है, कैंडल को जलाया, तो बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि कैंडल तो अच्छे से जल रही है ना। जैसे ही टीचर ने इसके ऊपर एक ग्लास को रख दिया तो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये कैंडल है ना बंद हो जाएगी, कैंडल जलना बंद हो जाएगी। तो अब बच्चों को टीचर समझा रहा है कि ये बंद क्यों हुई। तो टीचर जो है बच्चे को ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा है कि जैसे ही हम ग्लास को रखेंगे ना, थोड़ी देर तो जलेगी, जितनी भी ऑक्सीजन ग्लास के अंदर होगी
वो कैंडल को मिल जाएगी, बट जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई कट होगा, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, तो ये जो कैंडल है ये भी जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चा जो टीचर है बच्चे को ये समझा रहा है कि जो ऑक्सीजन है ना, इट सपोर्ट कंबशन। तो बच्चे को टीचर ने प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाई, डेमो दिया उसको। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या है, बच्चा विजुअली सीख रहा है चीजों को। ठीक है, और उसके जो डाउट है वो क्लियर होंगे, और उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ेगी, और वो खुद भी बच्चा जो है घर में जाके इस चीज को कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, समझ आ गया। ये मेथड क्या है, टीचर परफॉर्म करके दिखा रहा है, और टीचर ने एक एग्जांपल लिया, एक एक्टिविटी कराई बर्निंग वाली, जिसमें उसने एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाया। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है विजुअली चीजों को सीख रहा है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ रही है, और इसमें बच्चा एक्टिवली चीजों को सीख रहा है और जाके खुद भी परफॉर्म कर सकता है वो घर पे। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड मेथड है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में बच्चों को टीचर जो है लैब में लेके जाएगा। ठीक है, वहां पे बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट, खुद से जो प्रैक्टिकल है वो करके देखेगा। ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट देमसेल्व्स। वहां बच्चे खुद परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी को। तो इसमें क्या हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, लेबोरेटरी मेथड में जब बच्चा खुद करके देखेगा तो इसमें क्या हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, वो करके सीख रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल उनको टीचर ने कहा कि आप प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करो। तो बच्चे खुद से परफॉर्म करके देखेंगे उस एक्टिविटी को। और ये क्वेश्चन हमने, ये स्टार्च जो है लीव्स में प्रेजेंट है या नहीं, ये फूड वाले चैप्टर में हमने किया था ना, कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव्स में कैसे चेक करते हैं ना। तो बच्चों ने इस प्रैक्टिकल को खुद से परफॉर्म करके देखा। उन्होंने क्या किया, एक लीफ ली, ग्रीन लीफ थी। ठीक है, ग्रीन लीफ या येलो लीफ, कोई भी एक लीफ ले ली, मान लो ग्रीन लीफ ले ली। अब बच्चों ने उसको क्या किया, वाटर में बॉयल किया। सेकंड मेथड में वो क्या करेंगे, इसको पहले वाटर में बॉयल किया, उसके बाद इसको अल्कोहल में बॉयल करेंगे। अल्कोहल में बॉयल किया, ठीक है, इस लीफ को अल्कोहल में बॉयल किया। देन उसको ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से वॉश कर दिया, कोल्ड वाटर से वॉश कर दिया लीफ को। एंड देन उन्होंने इस लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली। एंड दे ऑब्जर्व कि जो लीफ है ना, इसका कलर जो है ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाएगा, इट टर्न्स टू ब्लू ब्लैक कलर। और ब्लू ब्लैक कलर कब आता है, हमें पता है कि जब स्टार्च प्रेजेंट हो लीफ में, तो ये कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा, क्योंकि बच्चों ने ग्रीन लीफ लिया था। अगर ग्रीन की जगह वो येलो लीफ लेंगे और ये एक्टिविटी पूरी करेंगे, तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। इट शोज दैट इस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों ने क्या किया, लर्निंग बाय डूइंग किया, खुद से एक्टिविटी की, खुद से प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखा, है ना। तो इसमें क्या है, बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी कर रहा है, हैंड ऑन लर्निंग कर रहा है, उसकी साइंटिफिक स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड इज ऑल्सो क्लियर टू यू, आई होप। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे को टीचर ने कोई भी प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल उसको दे दिया कि तुम सोलर सिस्टम का मॉडल बना के लाओ, है ना, प्रोजेक्ट बना के लाओ सोलर सिस्टम का। तो उसने सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाया। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक मॉडल बनाया वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम का। ठीक है, वाटर फिल्टर सिस्टम का उसने एक प्रोजेक्ट बना दिया। अब जब उसने वाटर फिल्टर सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें क्या हुआ, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी वो डेवलप हुई। टीम वर्क किया उसने, सबने बच्चों ने मिलके काम किया, है ना, कोलैबोरेशन में काम किया, टीम वर्क किया। उन्होंने एप्लीकेशन स्किल्स, जो उनका नॉलेज था, जो प्रायर नॉलेज था, उसको अप्लाई किया। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन स्किल्स को डेवलप किया। तो इस तरह से उन्होंने रियल लाइफ प्रोजेक्ट को साइंस से रिलेट किया। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है बच्चा, जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट है उसको साइंस से रिलेट किया। तो दिस इज हाउ प्रोजेक्ट मेथड वर्क। ठीक है, इजी इजी से मेथड्स है, और इन मेथड से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एंड में जब हम करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्वायरी और डिस्कवरी मेथड। इंक्वायरी मेथड में क्या है, जो हमने साइंटिफिक मेथड किए थे ना, जो साइंटिफिक मेथड किए थे, कौन कौन से थे, साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन थी। फिर उस सबसे पहले बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर क्वेश्चनिंग करेगा,
फिर उसके बाद वो एक अपनी हाइपोथेसिस तैयार करेगा। हाइपोथेसिस तैयार करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एनालाइज करेगा चीजों को, एंड देन उसके बाद इन्फेरेंस फाइनल रिजल्ट बनाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हमने फॉलो किए थे साइंटिफिक मेथड में, तो इसको इंक्वायरी मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछेगा, पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लोर करेगा, फाइंड आंसर्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मतलब ये जो स्टेप्स है ना, ये सारे स्टेप्स वो फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसके लिए इस फॉर एग्जांपल उसके पास एक उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया दैट व्हाई प्लांट्स इन डार्क रूम टर्न्स येलो, ठीक है। कि जो प्लांट है अगर उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, अगर उन्हें हम डार्क रूम में रखेंगे तो वो येलो हो जाएंगे। येलो क्यों होंगे? क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। खाना खुद प्रिपेयर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस कब होती है, जब प्लांट्स को प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मिलेगी, इन तीनों में से और उसके अलावा क्लोरोफिल, ये जो एक्टिविटी है, ये जो फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल में होती है। जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, वहां पे ये प्रोसेस चल रही होती है, बट उसके लिए सनलाइट जरूरी होती है। एक भी चीज अगर मिस होगी, फॉर एग्जांपल सनलाइट तो है बट उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड तो है, वाटर नहीं मिल रहा है, तो सारी ही चीजें उसको जरूरी है। तो यहाँ पे अगर डार्क रूम में हम प्लांट को रख रहे हैं तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हम दे रहे हैं, बट उसको क्या नहीं मिल रहा है, सनलाइट नहीं मिल रही है, जो कि खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई वो जो लीफ है ना, वो येलो हो रहे हैं। तो इस तरह से बच्चा फिर इस एक्टिविटी को बच्चा खुद से परफॉर्म करेगा। पहले वो ऑब्जर्व करेगा ऐसा क्यों हुआ, फिर वो क्वेश्चन पुट करेगा, अच्छा ऐसा है, तो आई थिंक उसे लगेगा कि सनलाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर वो खुद से परफॉर्म करके देखेगा इस एक्टिविटी को। एक प्लांट को वो सनलाइट में रखेगा, एक प्लांट को वो डार्क रूम में रखेगा, ठीक है। फिर उस एक्सपेरिमेंट करके देखा उसने, फिर वो एनालाइज करेगा खुद से कि हाँ, जो डार्क रूम में रखा था उसके लीफ येलो है, और जिसको हमने सनलाइट में रखा उसके लीफ ग्रीन है, वो फ्रेश प्लांट है और ग्रो कर रहा है प्रॉपर। तो इस तरह से एनालाइज करेगा और फिर वो फाइनल रिजल्ट बनाएगा कि हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में मिले, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है हो पाएगी, है ना। तो बच्चे ने इंक्वायरी की, डिस्कवरी की, खुद से उस चीज को सीखा, किया, और उसके पास उस चीज का एविडेंस है ना। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चा जो है, बच्चे में क्यूरियोसिटी हो रही है, रीजनिंग स्किल जो है उसकी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, वो सारी स्किल्स उसकी डेवलप हो रही हैं और बच्चा इंडिपेंडेंट होके काम कर रहा है ना। तो ये मेथड भी क्लियर है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है ना, दे एक्ट लाइक अ यंग साइंटिस्ट। वो एक साइंटिस्ट की तरह, यंग साइंटिस्ट की तरह बिहेव करता है। वो अपने आप खुद से फाइंड आउट करता है चीजों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको एक टॉपिक दे दिया टीचर ने, प्लांट का ही टॉपिक लेती हूँ, ज्यादा इजी है समझने में, दैट्स व्हाई बार बार प्लांट का ही टॉपिक लेती हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए समझाती हूँ ताकि लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें याद रहें, आपको रटना ना पड़े, अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। तो प्लांट स्टूडेंट जो है ना, क्या करेगा, इसमें साइंटिफिक फैक्ट को डिस्कवर करेगा खुद से, मतलब फाइंड आउट कर रहा है बाय योरसेल्फ। स्टूडेंट एक्ट लाइक अ यंग साइंटिस्ट इन दिस मेथड। अब इसमें प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, टीचर ने एक टॉपिक दे दिया कि प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है, प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये आप कैसे प्रूव करोगे, है ना। तो बच्चा जो है प्रैक्टिकल करेगा, वही दो प्लांट लेगा, एक को शेड में रख देगा, एक को वो सनलाइट में रख देगा, ठीक है। फिर परफॉर्म करेगा, कुछ दिन ऑब्जर्व करेगा कि हाँ, जो शेड में रखा है ना, उसके जो उस प्लांट के जो लीव्स हैं वो येलो हो रहे हैं, ठीक है, वो प्लांट सूख रहा है। जिसको हमने सनलाइट में रखा है उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है वहां पे। तो इस तरह से बच्चा फाइंड आउट करेगा खुद से, वो खुद से फाइंड आउट कर रहा है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल एक अनदर टॉप एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट फैक्टर अफेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रस्टिंग को प्रभावित करते हैं? तो हमें पता है ऑक्सीजन और वाटर, अगर मॉइस्चर और ऑक्सीजन, मोस्टली वाटर अगर उसको मिल रहा है, ठीक है, जहां पे भी हमने आयरन रखा है और आयरन के पास अगर वाटर है तो रस्ट होनी ही है, क्योंकि वाटर अगर है तो रस्टिंग की प्रोसेस होनी ही है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी आयरन में रस्ट ना लगे, तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे
हम क्या करेंगे, उस आयरन को कोटिंग कर देंगे, पेंट से कोट कर देंगे या फिर ऑयल से कोटिंग कर देंगे ताकि उस पे मॉइस्चर ना आए, क्योंकि जैसे ही अगर मॉइस्चर का अटैक होगा तो आयरन पे रस्टिंग आ जाएगी। तो कौन कौन से फैक्टर रस्टिंग को अफेक्ट करते हैं, कैसे आप उसको बचा सकते हो, तो बच्चा खुद से करेगा, फाइंड आउट करेगा खुद से। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें बच्चा खुद से परफॉर्म कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है खुद से, एंड इसमें बच्चा यंग साइंटिस्ट की तरह परफॉर्म कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इसमें भी सारी स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो रही है बच्चे की। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें बच्चा खुद करके सीख रहा है, फाइंड आउट कर रहा है खुद से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है ना, टीचर जो है पहले डेमो देगा, बच्चे को दिखाएगा, कोई भी प्रैक्टिकल उसने करके दिखाया, किसी प्रैक्टिकल का डेमो दिया टीचर ने बच्चे को। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक पे टीचर जो है बच्चों से डिस्कशन करेगा कि आपने इसमें क्या सीखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर ऐसा हो तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मतलब क्वेश्चन, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पुट करेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, और बच्चे अपने अपने डाउट जो है वो क्लियर करेंगे और आंसर देंगे, अगर उन्हें कोई डाउट है तो वो क्लियर करेंगे। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड काम करता है। पहले टीचर डेमो देगा, उसके बाद बच्चों से वो डिस्कशन करेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है शो की बच्चों को। ठीक है, फिर बच्चों से पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने क्या किया एसिड बेस्ड रिएक्शन की इंडिकेटर्स के साथ, कि उन्होंने पूछा कि फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर का लेती हूँ, है ना, उस टीचर ने क्या किया, टीचर ने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया। ठीक है, बट टीचर ने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया और इसको, ब्लू लिटमस पेपर को उसने डाल दिया किस पे, मान लो लेमन जूस में। ठीक है, लेमन जूस में डिप कर दिया, ब्लू लिटमस पेपर को टीचर ने लेमन जूस में डिप कर दिया। इस तरह से लेमन जूस था और इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर दिया टीचर ने। तो अब जो है बच्चों से टीचर पूछेगा कि बताओ इसमें जो कलर चेंज होगा वो क्या होगा, कलर चेंज होगा या नहीं होगा, और अगर होता है तो कौन सा कलर आएगा। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड काम करता है। ठीक है, अब हमें पता है जो ब्लू लिटमस पेपर है ना, इट गिव्स ब्लू कलर कब, व्हेन सब्सटेंस इज बेसिक, है ना। और ब्लू लिटमस पे, और जो एक मिनट, ये ब्लू लिटमस पेपर है ना, ब्लू कलर कब देता है बेसिक में। रेड लिटमस पेपर है मान लीजिए, तो ये रेड कलर कब देता है, व्हेन सब्सटेंस इज एसिडिक। मींस अगर सब्सटेंस एसिडिक है तो इट शोज रेड कलर, अगर सब्सटेंस बेसिक है तो इट गिव्स ब्लू कलर, लिटमस पेपर जो है। ठीक है, अब उसके पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर था और उसने डाल दिया लेमन जूस में, एसिड में, तो क्या होगा, इट गिव्स कौन सा कलर, ब्लू लिटमस जो है पेपर वो कौन से कलर में शो हो जाएगा, रेड में। और अगर लेमन जूस की जगह उसने कोई बेसिक सब्सटेंस लिया होता, मान लो बेकिंग सोडा लिया है, उसमें उसने डिप किया, तो कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि बेसिक में ब्लू कलर ही रहता है। ओनली कलर चेंज कब होगा, अगर ब्लू लिटमस को आप किसी खट्टी चीज में डाल रहे हो, एसिडिक चीज में डाल रहे हो, तो इट गिव्स रेड कलर, क्योंकि हमें पता है एसिडिक में लिटमस पेपर रेड कलर देता है, बेसिक में लिटमस पेपर ब्लू कलर देता है। ठीक है, एक्जैक्टली जो लिटमस होता है ना वो तो पर्पल कलर का होता है, बट ब्लू और रेड कलर उनको केमिकली ट्रीट करके देते हैं। अगर एसिडिक में ट्रीट कर रहे हैं तो रेड कलर देगा, बेसिक में ट्रीट कर रहे हैं तो ब्लू कलर देगा। और हमें पता है, अब आप बोलोगे मैम आप तो साइंस की थ्योरी बढ़ाने लग गए, जो लिटमस पेपर है ना वो लाइकन से हमें मिलता है, और लाइकन्स में सिम्बायोसिस होती है एल्गी और फंगस के बीच में। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे होगा टीचर ने एसिड बेस रिएक्शन कराई इंडिकेटर्स के साथ, और स्टूडेंट जो है डिस्कस कर रहे हैं कि किस चीज में कौन सा कलर आ रहा है। तो जैसे ही बच्चों से पूछा टीचर ने कि इस ब्लू लिटमस पेपर में कौन सा कलर आएगा, तो बच्चे बताएंगे, कुछ बच्चे बताएंगे रेड, कुछ बच्चे बताएंगे ब्लू। अगर कुछ बच्चे बताएंगे ब्लू तो उनका जो टीचर जो है उनको करेक्ट करेगी, टीचर जो है उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करके बताएगी बच्चों को कि इस तरह से नहीं होता, जो रेड लिटमस है वो एसिडिक कलर, मतलब एसिडिक में जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर देगा, बेसिक में लिटमस पेपर ब्लू कलर देगा। तो बच्चे को अगर कोई डाउट है, मिसकंसेप्शन है, तो टीचर उसको वहां पे क्लियर करेगी, उसके डाउट को क्लैरिफाई करेगी। ठीक है, तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड काम करता है। उसके अलावा नेक्स्ट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी जो साइंटिफिक मेथड है ना उसी से काम करेंगे हम। कैसे,
स्टूडेंट की जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है यूजिंग लॉजिकल स्टेप्स, ये वाले जो स्टेप्स हैं, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, है ना, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर एनालाइज, फिर इन्फेरेंस, तो उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब उसमें एक एग्जांपल ले लो कि व्हाई डू आयरन रस्ट, आयरन में रस्ट क्यों लगती है। ठीक है, इसमें क्या है, आयरन में रस्ट क्यों लगी, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो टीचर जो है बच्चे को समझाएगा कि देखो, एक्सपेरिमेंटली करके दिखाएगा वो कि देखो यहाँ पे आयरन नेल ले लो एक, है ना, एक आयरन नेल है, इसको एक कंटेनर में डाला, उस कंटेनर में वाटर था, एक और आयरन नेल ली, उस कंटेनर को डाल दिया, उसमें ऑयल था, और इसको आयरन नेल को यहाँ पे डाल दिया, ये आयरन नेल है, आयरन नेल, और ये भी एक आयरन नेल है जिसको वाटर में डिप कर दिया। अब 12 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के बाद नोटिस करेंगे कि जो आयरन नेल वाटर में थी उस पे रस्ट आ चुका है। जैसे हम इसको बाहर निकाल के देखेंगे तो उसमें ब्राउन ब्राउन सी कोटिंग बननी शुरू हो गई है, और जो हमारी नेल थी जो ऑयल में थी उसको जैसे ही निकालेंगे तो देखेंगे इस पे कोई कोटिंग नहीं आई है, इस पे कोई रस्ट नहीं लगा। इट मीन्स वाटर, अगर मॉइस्चर उसको आयरन को मिलेगा तो उसमें जो है रस लगनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, मतलब वो इस चीज को सीखेंगे, है ना। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स किए, उसके थ्रू जो टीचर ने बच्चे को समझाया कि इस तरह से दो मेथड, मतलब दो ये लिए जार लिए, उनमें दोनों में, एक में आयरन नेल डाली, एक में वाटर डाला, एक में ऑयल। इसके थ्रू बच्चों को समझाया कि जो वाटर है वो इट कंटेन मॉइस्चर, और ऑयल जो है उस पे उसने मॉइस्चर को अंदर नहीं आने दिया, दैट्स वाई उस पे रस्ट नहीं लगा। तो इस तरह से बच्चे को टीचर ने समझाया। इससे क्या होगा, उनकी जो रीजनिंग स्किल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, डेवलप होंगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनकी डेवलप होंगी। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। 9th मेथड है आईसीटी बेस्ड और मल्टीमीडिया मेथड। अब आईसीटी मेथड में क्या होता है ना, हम बच्चों को क्या करते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, सिमुलेशंस क्या होता है ना, एक ऐसा मेथड है जहां पे स्टूडेंट जो है साइंस सीख रहा है बाय यूजिंग मॉडल्स के थ्रू, और वर्चुअल एनवायरनमेंट, यू कैन से वर्चुअल एनवायरनमेंट, मतलब किसी मॉडल के थ्रू, मतलब मॉडल, और वो जो मॉडल बने हुए हैं ना वो लैपटॉप पे आप दिखा रहे हो या वीडियो दिखा रहे हो, उसमें मॉडल बना हुआ है। ठीक है, सिमुलेशंस होते हैं वेयर स्टूडेंट लर्न्स रियल लाइफ सिचुएशन को वो सीख रहे हैं बाय यूजिंग अ मॉडल, और वो मॉडल कैसा है, वर्चुअल मॉडल है वो। ठीक है, मॉडल कैसा है, वर्चुअल मॉडल है। अब इसमें क्या होगा, बच्चा वीडियोस के थ्रू सीखेगा, सिमुलेशंस के थ्रू, मतलब वीडियोस के सिमुलेशन मतलब मॉडल, जो मॉडल बने हुए हैं, वर्चुअल मॉडल है जो, ठीक है, जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं मॉडल्स, एंड डिजिटल टूल्स टू विजुअलाइज साइंटिफिक फिनोमिना। इसमें क्या है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो हम टच फील नहीं कर सकते, जो सब सिर्फ हम अपने मेंटली दिमाग से सोच सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एटम की बात करें तो एटम में हम बताते हैं बच्चे को कि इस तरह से प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उसको, है ना, जैसे एटम का स्ट्रक्चर है तो उसको आप सोच सकते हो उसके बारे में, उसको आप टच या फील नहीं कर सकते। आपको टीचर ने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है एटम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीच में जो है न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है, और जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिट पे, वो उसकी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चीज को आपने देखा तो नहीं है सच में, मतलब आपकी आंखों के सामने तो नहीं दिख रहा है ना ये, किसी एटम का स्ट्रक्चर तो आप नहीं देख रहे हो, तो ये आपको मॉडल्स के थ्रू, ये आप वर्चुअल मॉडल के थ्रू आप देख पा रहे हो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मॉडल। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे जो हम दिमाग में सोच सकते हैं, जैसे जो हम इमेजिन कर सकते हैं, वो उसको हम टच या फील नहीं कर सकते। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। कौन से मेथड के थ्रू, आईसीटी मेथड या मल्टीमीडिया मेथड, यू कैन से। ठीक है, इसके लिए यूजिंग अ कंप्यूटर मॉडल टू शो द सोलर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल,
कंप्यूटर पे आपने किसी सोलर सिस्टम का मॉडल दिखाया कि किस तरह से, अब एग्जैक्टली तो आप सारे प्लैनेट्स और सभी 9 प्लैनेट्स, सभी 8 प्लैनेट्स को आप नहीं देख पा रहे हो, ऑर्बिट्स को कैसे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, स्टार्स क्या है, सन कहाँ है, कितनी दूरी पे है, वो आपको विजुअली तो नहीं देख पा रहे हो, बट एक मॉडल, कंप्यूटर मॉडल के थ्रू आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो, आप विजुअली मतलब उसको देख सकते हो उस चीज को, है ना। तो इसी मेथड को मल्टीमीडिया मेथड कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड है फील्ड ट्रिप और एक्सपीरियंशियल मेथड। अब फील्ड ट्रिप में क्या होता है, बच्चे को टीचर जो है ना फील्ड में लेके जा रही है, ठीक है, ट्रिप पे लेके जा रही है। जैसे मान लो बच्चे को टीचर जो है अपनी क्लास को ले गया बोटेनिकल गार्डन या फिर ले गया प्लेनेटेरियम। अब अगर बच्चे को बोटेनिकल गार्डन लेके गया है टीचर, तो वहां पे बच्चा क्या करेगा, बच्चा ऑब्जर्व करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो है ऑब्जर्व करेगा वो। एंड उसके अलावा जो प्लांट्स की रूट्स, कौन से प्लांट की रूट्स कैसी हैं, लीव्स कैसी हैं, लीफ की शेप कैसी है, ये सब वो ऑब्जर्व करेगा। हर प्लांट की जो लीफ शेप है वो डिफरेंट है, उनमें पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है, ये सारी चीजें जो है वो बोटेनिकल गार्डन में जाके ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेलल जिस भी लीफ में पैरेलल वेनेशन होती है उसकी जो रूट्स हैं, जो पैरेलल वेनेशन है उसकी जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं, इस तरह से फाइब्रस रूट्स होती हैं, है ना, फाइब्रस रूट्स है। तो ये चीज बच्चा जो है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेगा वो। ये चीज हमने क्लास में बच्चे को पढ़ाई है, बट जब हम उसको बोटेनिकल गार्डन में, बाहर गार्डन में लेके जा रहे हैं, तो बच्चा इस चीज को खुद से ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, कि हाँ जो फाइब्रस रूट्स हैं वो कौन से लीफ में होती हैं, जिनकी लीफ जो है पैरेलल वेनेशन होती हैं, जिनकी लीफ में इस तरह से पैरेलल वेनेशंस होती हैं, उन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो बच्चा जो है खुद से सीखेगा। ठीक है, उसके अलावा उसे ये भी हमने बताया है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन है, इस तरह से जो वेनेशंस है ना जिन लीफ में, उनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को बच्चा देखेगा तो उसका जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। ठीक है, ये रेटिकुलेट वेनेशन, तो इस तरह की चीजें वो नोटिस करेगा, लीफ की शेप कैसी है, सीड्स कैसे हैं, मोनोकोट है या फिर डाइकोट है, तो ये सारी चीजें वो वहां जाके ऑब्जर्व कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड फील्ड ट्रिप, और इससे बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है चीजों को, है ना। और फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेनेटेरियम में लेके गए हैं, तो प्लेनेटेरियम में क्या होगा, प्लेनेटेरियम में ना बच्चा सीखेगा कि जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं, वो क्या हैं, और स्पेस साइंस के बारे में सीखेगा एक्चुअली प्लैनेटेरियम में जाके। प्लैनेट, स्टार, कॉन्स्टिलेशन, इन सब चीजों के बारे में सीखेगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सॉरी, इसमें क्या हो रहा है, थ्योरी को जो भी उसने सीखा है, जो भी उसे क्लास में सिखाया गया है, उसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड में सीख रहा है, देख रहा है, वो अप्लाई कर रहा है उस चीज को, जो उसने नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज को अप्लाई करके वो चेक कर रहा है चीजों को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फील्ड ट्रिप और एक्सपीरियंशियल मेथड। तो आई होप ये 10 के 10 मेथड्स आपको समझ आए होंगे। यही है टीचिंग मेथड ऑफ साइंस के 10 मेथड्स। अब इन्हीं मेथड्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलप्ड बाय साइंस। कौन सा चारों में से कौन सी चीजें साइंस ने डेवलप की है, इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर या फिर स्टैटिक माइंडसेट। तो हमें पता है इक्विटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, भेदभाव नहीं करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी जो है साइंस ने डेवलप की है, दिस इज ट्रू। साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना मतलब साइंटिफिक स्किल जो है बच्चे में वो डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसके अलावा साइंटिफिक टेम्पर में जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन किस तरह से बच्चा उसमें काम करेगा, ऑब्जर्वेशन होगी पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग होगी, फिर हाइपोथेसिस प्रिपेयर होगी, उसके बाद बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा, इन्फ्रेंस होगी, सॉरी कंक्लूजन एनालाइज होगा, फिर जो है इन्फ्रेंस होगी, फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, उसके पास उसमें इसमें क्या है, उसके पास एक प्रूफ है, किसी भी काम को वो कर रहा है तो उसके पास उसका उस डेटा का उसके पास प्रूफ है, जो भी उसने प्रूफ किया है उसके पास उसका मतलब रिकॉर्ड है। तो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक टेम्पर।
तो उसके अलावा स्टैटिक माइंडसेट, तो स्टैटिक माइंडसेट इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज नॉट राइट। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, और हमें पता है नथिंग इज फिक्स्ड इन साइंस। तो ये जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, ये तीनों ही जो है राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी, साइंस टीचर की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए? तो प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर्स, या फिर ऑप्शन 2 है, एक मिनट, ऑप्शन 2 है प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर, 3 गाइड लर्नर टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ क्रिएटिव आइटम, मेमोराइजेशन जहां भी आ जाए रट्टेबाजी वो तो वैसे भी गलत होगा। एनकरेज ऑल लर्नर टू फ्रेम क्वेश्चन, कि सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम कर दो, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना लर्नर को, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि टीचर आया उसने लेक्चर दिया, टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई, लेक्चर दिया और बात खत्म, ऐसा नहीं है। बच्चा जो है खुद से हैंड ऑन एक्टिविटीज कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, फील्ड ट्रिप पे जा रहा है, डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, ये मल्टीमीडिया के थ्रू सीख रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना वेराइटी रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आ जाएंगी। जो सारे मेथड अभी हमने किए हैं लेक्चर मेथड को छोड़ के, ये सारे मेथड जो है रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आ जाएंगे। तो राइट ऑप्शन है कि हमें बच्चे को एक अच्छा माहौल जो है प्रदान करना है, रिच एनवायरनमेंट प्रदान करना है, ताकि बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटीज के थ्रू खुद से सीखे, है ना, हैंड ऑन एक्टिविटीज करे, खुद से सीखे, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीखे, मॉडल्स के थ्रू वो खुद से सीखे, बच्चा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करे चीजों को। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी can be the most appropriate for involving learner in the teaching learning of science। इन चारों मेथड में से कौन सा मेथड सही है, जहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जिसमें बच्चा जो है बच्चे को हमें इन्वॉल्व करना है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी जो है सही है? रीडिंग अ साइंस बुक, कि सिर्फ साइंस की बुक उसने रीड कर ली ये, या फिर क्लैरिफाइंग द हार्ड स्पॉट, कि बच्चे के जो हार्ड डाउट थे वो क्लियर कर दिए, बस बात खत्म, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, हमें क्या करना है, बच्चे को एंगेज करना है, बच्चा जो है एक्टिव रहे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे चीजों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हैंड ऑन एक्टिविटीज करे, खुद से सीखे। तो राइट ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें बच्चा जो है खुद को एंगेज, जहां बच्चा एंगेज होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, दैट इज बेस्ट ऑप्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन। जहां पे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे किसी भी पैडागोजी का हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, किसी भी पैडागोजी जहां पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना है। एनकरेज लर्नर टू डू ग्रुप असेसमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट जो दिस इज सेकेंडरी ऑप्शन है ना। प्राइमरी ऑप्शन क्या है, हमें बच्चे को एंगेज करना है, तो जो बेस्ट ऑप्शन हो वही हमें चूज करना है। तो ऑप्शन 3 जो है दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि मैं आपको ये चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें क्लियर कर पा रही हूँ, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी आपको लगता है कहीं पे कुछ रह रहा है, कोई डाउट है, या फिर मैं अच्छे से आप तक अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैम आप इस चीज को इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम, कि साइंटिस्ट जो है ना साइंटिफिक मॉडलिंग को क्यों यूज करते हैं, जो मॉडल्स हैं उनको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल्स है ना, मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब ये मॉडल्स वो दूसरी वाली मॉडल्स नहीं है, ठीक है, साइंस के मॉडल्स की बात हो रही है, दैट इज टोटली डिफरेंट। अब ये जो मॉडल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो, एक तो होता है कंक्रीट मॉडल, जिसमें हम चीजों को टच करके सीख रहे हैं, टच करके मतलब जो कंक्रीट मॉडल है ना, उसको हम टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, दैट इज कंक्रीट मॉडल। उसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा कुछ मॉडल्स हैं जो जिसमें हम ग्राफ वगैरह को यूज करते हैं, जिसमें ग्राफ यूज हो रहा है, हमारा इक्वेशंस यूज हो रही हैं, फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। तो जो मॉडल्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का मॉडल है। अगर साइंस में हम बात करें तो साइंस में भी हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल भी हो सकता है, वो फिजिकल मॉडल भी हो सकता है। फिजिकल मॉडल मतलब कंक्रीट मॉडल, ठीक है।
तो ये जो मॉडल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम, कि जो मॉडल्स हैं इट डज नॉट नीड इंस्ट्रूमेंट। ये जो मॉडल्स हैं इनके लिए इनको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, मॉडल्स के लिए तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। दिस इज नॉट ट्रू। मॉडल जो हम बना रहे हैं, मॉडल कोई भी हो, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल वो चाहे मॉडल है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, या फिर सोलर सिस्टम का मॉडल है, कोई भी मॉडल हो सकता है ना वो, है ना। तो उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मॉडल डज नॉट रिक्वायर एनी कंप्यूटर कैलकुलेशन, ऐसा भी नहीं है, कंप्यूटर कैलकुलेशन भी जरूरी है। मॉडल्स आर सिंपलर टू एनालाइज देन रियल सिस्टम। मॉडल्स कैन नॉट टेस्ट हाइपोथेसिस, की मॉडल्स अगर बना रहे हैं तो हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, मतलब थ्योरी, दैट इज नॉट प्रूव्ड येट। जो अभी प्रूव नहीं हुई है वो खुद की बनाई हुई इसकी एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी है। तो मॉडल्स अगर आप बना रहे हो तो हाइपोथेसिस तो लगेगा ना, उसमें जो साइंटिफिक मेथड्स है उनको तो आप फॉलो करोगे ही। तो ऐसा कहना कि मॉडल्स कैन नॉट टेस्ट हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू। तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज मॉडल आर सिंपलर टू एनालाइज देन रियल सिस्टम। मॉडल जो है सिंपल होते हैं एनालाइज करने में, स्टडी करने में रियल सिस्टम के कंपैरिजन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following strategy would support inquiry oriented science teaching? inquiry oriented में वो वाले साइंटिफिक मेथड जो है ना, वो सारे मेथड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो साइंटिफिक मेथड इन चारों ऑप्शन में से कहाँ यूज हो रहे हैं हमें वो बताना है, कौन सी स्ट्रेटेजी में वो मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, इंक्वायरी मेथड और साइंटिफिक मेथड यू कैन से। सो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपरेंट वेट। बच्चा उसमें सिर्फ डिफरेंस बता रहा है, इसमें कहीं भी मेथड यूज नहीं हो रहे हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन दी, इसमें भी यूज नहीं हो रहे मेथड्स। डेमोन्स्ट्रेट द लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, इसमें सिर्फ डेमो दे रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेट मेथड को शो कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, बाकी कोई मेथड इसमें काम नहीं कर रहा है। जो फोर्थ ऑप्शन है एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज, इसमें जो है ये सारे मेथड यूज होंगे, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, एक्सप्लेनेशन, मतलब हाइपोथेसिस लिख सकते हो आप इसको, फिर वो करके देखेगा, परफॉर्म करके देखेगा, फिर एनालाइज करेगा एंड देन फाइनल कंक्लूजन देगा कि कोई चीज अगर फ्लोट कर रही है तो क्यों कर रही है, अगर सिंक कर गई, डूब गई तो क्यों डूब गई। तो इसमें ये सारे मेथड जो है फॉलो होंगे, और यही हमें बताना था कि कौन से क्वेश्चन में ये सारे मेथड्स, इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड जो है फॉलो हो रहे हैं। सो जो फोर्थ मेथड है इसमें ये सारे मेथड्स फॉलो होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन इतना इजी वे में नहीं पूछेगा एग्जामिनर, एंड नाउ अ डेज यू नो, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको भी अपनी थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप करना है, वो यूज करनी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, which of the following which of the following is not, एक मिनट, yes, which of the following is not desirable with respect to carrying out of a classroom demonstration via teacher? कौन सा एक जो है सही नहीं है जब क्लासरूम में टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। तो फर्स्ट है रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग इट आउट इन द क्लास, कि जब टीचर डेमो देगी क्लास में, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करके दिखाएगी तो पहले उन बच्चों को उसकी रिहर्सल करानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, दिस इज ट्रू। सेकंड है एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन 3 है सप्लीमेंट द डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन, कि जब बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करेगा टीचर तो उसको जो है ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी होगी बच्चों को उस डेमो से रिलेटेड। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ऐसा करना चाहिए। फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, कि जब बच्चा जो है, बच्चे को जब डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है टीचर तो उसके बाद उस टॉपिक पे टीचर को डिस्कशन भी करना चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर बच्चों के डाउट है तो वो क्लियर हो जाए ताकि उसमें। ठीक है, तो डेमो के बाद डिस्कशन होना, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और जो सेकेंड ऑप्शन है ना कि एम्फेसाइज करना, अब जहां पे भी इस तरह के नेगेटिव वर्ड जुड़ जाएंगे ना वो आंसर तो वैसे भी कभी नहीं होगा आपका। एम्फेसाइज मतलब आप बच्चे को फोर्स कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो उसके ऊपर, एम्फेसाइज नहीं करना है। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो ट्रू अगर एम्फेसाइज वर्ड नहीं जुड़ा होता। इसमें क्या है, एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब जो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है ना उसको नेक्स्ट अभी जो चैप्टर आप कराने वाले हो उसके साथ जोड़ना, तो प्रीवियस नॉलेज को आने वाले चैप्टर के साथ जोड़ना, दिस इज ट्रू, बट इस पे आप एम्फेसाइज नहीं कर सकते। सो दिस ऑप्शन इज नॉट राइट। उसको आपको
बल नहीं देना है, उसको बल देने की जरूरत नहीं है, उस बल नहीं देना, फोर्स नहीं अप्लाई करनी, फोर्सफुली नहीं सिखाना है कुछ भी आपको। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमसे पूछा था सही नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। शानू wants to demonstrate to the class that air has mass. शानू एक टीचर है, उसने अपनी क्लास में बच्चों को समझाया कि एयर जो है ना उसमें मास होता है, एयर हैज मास, एयर के पास वेट होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। अब उसने क्या किया, ये क्या फर्स्ट में क्या किया, टेकिंग टू बलून्स, दो बलून लिए, इन्फ्लेटिंग देम टू द सेम साइज की हवा भरी दोनों में, अटैचिंग ईच बलून विद अ स्ट्रिंग टू अ रूलर, एक स्ट्रिंग लगा दी और एक रूलर के साथ स्केल के साथ बांध दिए, एंड देन पंक्चरिंग वन ऑफ देम, एक को पंक्चर कर दिया। क्या किया, इस तरह से स्केल लिया, दोनों साइड बलून को, सेम हवा भरी थी बलून को, ये सेम तो नहीं बने बट सेम ही है, ठीक है, क्वेश्चन में सेम है, सेम हवा भरी और इस तरह से रूलर पे टांग दिया, और एक को क्या किया, पंक्चर कर दिया, एक की हवा निकाल दी टीचर ने, एक की हवा निकाल दी तो क्या हो गया, ये जो स्केल है ना, ये इस साइड को टिल्ट हो जाएगा, इस साइड को टिल्ट हो जाएगा जिसमें हवा भरी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसके पास वेट है तो ये इसकी साइड टिल्ट हो जाएगा। अब सेकंड में क्या किया, टेकिंग अ ग्लास टम्बलर, पुटिंग टिश्यू इन इट एंड अपएंडिंग दैट ग्लास टम्बलर इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, एक ग्लास टम्बलर लिया, उसमें टिश्यू डाला और उसको उल्टा कर दिया बकेट में। तो जब ये प्रोसेस कर रहा है ना, सेकंड वाली एक्टिविटी जब टीचर ने की, तो इसमें तो बच्चे को ये सीखने को मिल रहा है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, इसमें बच्चा ये सीख रहा है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। जो फर्स्ट है ना, एक मिनट सेकंड, जो फर्स्ट है ना ये वाला, जब फर्स्ट एक्टिविटी की तो इसमें एयर हैज मास, ये एक्टिविटी शो कर रहा है, क्योंकि जैसे ही ये टिल्ट होगा ना, इसका मतलब इसके पास हवा है, और मतलब इसमें जो एयर थी ना वो अब निकल गई, तो जैसे ये टिल्ट होगा तो हम बच्चों को ये बताना है ना कि एयर हैज मास, यही तो डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है इसके थ्रू टीचर जो है बच्चे को सिखा रहा है कि एयर हैज मास, तो इसके लिए जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना ये मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी है। उसके अलावा जो सेकेंड वाली है इसमें तो ये सिखाया जा रहा है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस। थर्ड एक्टिविटी में क्या किया, एम्प्टी ग्लास लिया एंड अप एंडिंग इनटू वाटर एंड मेकिंग चिल्ड्रन ऑब्जर्व द बबल्स एयर राइज, एक एम्प्टी ग्लास लिया, उसको पानी में उल्टा कर दिया, पानी की बाल्टी में, अब उसमें से बबल्स आना इस तरह से शुरू हो गए, इसलिए बाल्टी में खाली ग्लास डाल दिया उल्टा करके, अब यहाँ से बबल्स आना शुरू हो गए। तो इसमें तो अभी एयर इज प्रेजेंट इन द ग्लास, दैट्स व्हाई वो जो बबल्स हैं ये आ रहे हैं, तो इसमें ये शो हो रहा है कि एयर इज प्रेजेंट इन द ग्लास। बट जो फोर्थ एक्टिविटी है उसके थ्रू उसमें क्या हो रहा है, टेकिंग अ डिफ्लेटेड बलून एंड पुटिंग इट ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल, एक बोतल है इस तरह से ग्लास की, उसके मुंह पे मतलब उसके यहाँ पे उसने एक बलून लगा दिया जिसमें हवा नहीं थी, ठीक है। मेकिंग द चिल्ड्रन ऑब्जर्व द बलून इन्फ्लेट बाय पुटिंग द ग्लास बॉटल इन बाथ। अब इस ग्लास को ना बॉइलिंग वाटर में रख दिया तो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये जो बलून है ना इसमें हवा भरनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें तो ये सीख रहे हैं कि एयर जो है इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, एयर जो है ये एक्सपैंड हो रही है ऑन हीटिंग, दैट्स वाई इसमें जो बलून में जो हवा थी वो एक्सपैंड हो रही है, दैट्स वाई ये बलून जो है ना ऊपर की तरफ उठ रहा था, मतलब इन्फ्लेट हो रहा था, उसमें हवा भर रही थी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट सुटेबल आंसर है जिसमें हमें ये बताना है कि एयर हैज मास, तो उसके लिए जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज परफेक्ट एक्टिविटी, बच्चों को ये सिखाने के लिए कि एयर हैज मास, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। दो गुब्बारे लेके उनमें एक समान आकार में फुलाकर प्रत्येक गुब्बारे को एक डोरी द्वारा मापनी से बांध दे, तत्पश्चात उनमें से एक को पंक्चर कर दे, जैसे ही एक को पंक्चर करेंगे तो स्केल टिल्ट हो जाएगा, तो इससे बच्चों को पता चलेगा कि एयर हैज मास, एयर के पास वेट है, इस बलून में वेट था, दैट्स व्हाई स्केल जो था सीधा था, जैसे ही हवा निकाल दी तो वैसे ही स्केल टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस टीचर टुक स्टूडेंट्स फॉर क्लास 7th टू साइंस लेबोरेटरी। क्लास 7th का एक टीचर है, वो बच्चों को साइंस की लैब में ले गया। स्टूडेंट्स वर सीटेड कंफर्टेबली, स्टूडेंट वहां आराम से बैठे। टीचर हेल्ड अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम इन होल्डर, मैग्नीशियम रिबन लिया एक होल्डर में। देन शी ब्रॉट द टिप ऑफ द रिबन नियर अ कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम के पास इस तरह से कैंडल थी, यहाँ इसके पास मैग्नीशियम रिबन को लेके आए तो और वो जलना शुरू हो गया और उसमें से व्हाइट लाइट निकलनी शुरू हो गई, ठीक है, उसमें से व्हाइट लाइट निकलनी शुरू हो गई, कुछ ही टाइम में वो पूरा जल गया और उसकी जो ऐश है वो
कलेक्ट होगी, नीचे गिर गई, ठीक है। स्टूडेंट्स केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन देयर प्रैक्टिकल फाइल। बच्चों ने क्या किया, जो बच्चों ने नोटिस किया, जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लिया अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में कि किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म हुआ। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज द टीचर यूजिंग। अब इसमें टीचर कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है, लैबोरेटरी मेथड को, डेमोन्स्ट्रेशन को, प्रोजेक्ट वर्क को, या फिर फील्ड वर्क को। इसमें जो है ना, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज कर रही है। कई बच्चे आप में से लैबोरेटरी मेथड टिक करके आएंगे, बट लैबोरेटरी मेथड जब मैंने अभी कराया था ना आपको, तो मैंने बताया था कि लैबोरेटरी मेथड में बच्चे खुद से परफॉर्म करेंगे। जब बच्चा खुद से परफॉर्म कर रहा है ना, उसमें आप लैबोरेटरी मेथड को टिक करोगे। बट यहाँ आपने देखा, बेशक बच्चों को लैब में तो लेके गए, बट बच्चों ने खुद से परफॉर्म नहीं किया लैब में। बच्चों ने टीचर को ऑब्जर्व किया, टीचर ने उनको डेमो दिया, और बच्चे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठ के। लैब में हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लैबोरेटरी मेथड है। लैबोरेटरी मेथड में जब बच्चा खुद से परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड लैबोरेटरी मेथड। सो दिस मेथड इज नॉट अ लैबोरेटरी मेथड, दिस मेथड इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। प्रदर्शन किया है टीचर ने, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। और आज का ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है सॉरी, वो कंप्लीट होता है। टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस यहाँ कंप्लीट हुए। इनके हमने क्वेश्चन आंसर देखे कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट साइंस पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर करते हैं। आप कौन सा चैप्टर चाहते हो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी मैं अपनी तरफ से तो एक चैप्टर कराऊंगी ही। तो इस वीक आपको 3 क्लासेस मिल गई हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 3 आपको क्लासेस मिलेंगी साइंस की, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। और होपफुली तीनों ही डेज आपको क्लासेस मिली है। मंडे को हमने किया था फाइबर्स एंड फैब्रिक, है ना, फाइबर्स टू फैब्रिक किया था। और वेंसडे को हमने किया था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। मंडे को हमने जो फाइबर्स किए थे ना, फाइबर टू फैब्रिक, उसमें हमने नेचुरल फैब्रिक डिस्कस किए थे। नेचुरल फाइबर या नेचुरल फैब्रिक एक ही बात है। और वेंसडे को हमने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक डिस्कस किया। फ्राइडे को हमने क्या डिस्कस किया, टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस डिस्कस कर लिए। तो ये तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए इस वीक के। अब नेक्स्ट वीक भी आपको 3 चैप्टर मिलेंगे इसी तरह से, अलोंग विद देयर पीवाईक्यूज, 2 थ्योरी के, 1 साइंस पेडागोजी का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस अकेडमी में मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।